नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग सतत रूप से रिवीजन करते हुए लगातार इस सीरीज को फॉलो करें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली यहां पर एश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं आप लोगों को। और आगे चलने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, यहां पर यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो भी आपके मैक्सिमम केसेस दिखाई दे रहे हैं, किसमें, कोविड के कारण जो भी आपके केसेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि जो आपके एवरेज आपके 9 केसेस हैं उसमें से जो एक केस है वो आपका या तो 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों या किशोरों से संदर्भित है। कुल मिला के ये है कि जो आपका वर्ल्ड जो आपका चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दौरान जो है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि मैक्सिमम जो आपके कोरोना के केसेस देखे जा रहे हैं उसमें आपके बहुत बड़ा अंश जो है वो कैसा है, जो बच्चों को संक्रमित कर रहा है ना। 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, आप लोगों को पता होगा, ये रेफरेंस है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं यहां पर, और ये जीएस पेपर 2 से आपका लिंक होगा, सीधा सीधा हेल्थ का इशू है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन डे के दिन जो आपका वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है उस दिन यूनिसेफ ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट, और उसमें हाईलाइट किया है कि इस एपिडेमिक का, जो कोरोना का जो सीरियस इंपैक्ट दिखाई दे रहा है वो किस पर दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड के बच्चों पर, किशोरों पर, वर्ल्ड चिल्ड्रन पर। और इसका जो टाइटल है वो है आपका एवरिथिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोविड के कारण पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं कि लगभग जो है आपके 572 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं अफेक्ट हुए हैं। अब आप देखिए यहां पर कितना मतलब खतरनाक ये आपका फाइंडिंग है, ये फैक्ट है ना। आप इसको नोट डाउन करके किनारे भी रख सकते हैं, किस तरीके से कोरोना ने पूरे विश्व को जो है वो तहस नहस कर रखा। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग कि वास्तव में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। इसमें ये बताया जा रहा है, तो इसमें जो हाईलाइटेड आपके की पॉइंट्स हैं इसको नोट डाउन करके आप किनारे रख सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में यूनिसेफ में जो बताया गया है, यूनिसेफ की रिपोर्ट में कि डेटा जो है नवंबर तक का लिया है इन्होंने, 3 नवंबर 2020 तक। तो इन्होंने बोला है कि जो 87 कंट्रीज हैं उसमें जो आपके टोटल 25.7 जो मिलियन जो भी आपके संक्रमण देखे गए हैं, है ना, जो भी इन्फेक्टेड आपके मामले केसेस देखे गए हैं, उसमें 11% जो केसेस हैं वो किससे रिलेटेड है, चिल्ड्रन से और एडोलसेंट से, जिनको आप किशोर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी टोटल मतलब एक डेटा लिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो 87 केसेस आते हैं उसमें 1 जो है आपके वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं चिल्ड्रन के थ्रू, चिल्ड्रन के लिए। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो 11% का डेटा पूरे वर्ल्ड वाइड ले रहे हैं, तो ये भारत के लिए जो है 20% का डेटा है टोटल केसेस में, मतलब 1/5 है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये याद रखिएगा कि उन्होंने बोला है कि टोटल जो आपके वर्ल्ड वाइड लिया है इन्होंने, कि मान लीजिए अगर आपके 9 केसेस आते हैं तो उसमें से एक केस जो है आपका वो किससे रिलेटेड होता है, बच्चों से जो 20 वर्ष से कम उम्र के हैं या किशोर हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि द रिपोर्ट नोटेड दैट न्यूट्रिशनल सर्विसेज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन डिक्लाइन बाय 40% in 135 countries with 265 million children missing from school। मीन्स ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर बता रहे हैं कि इतने सारे जो बच्चे हैं उनके क्या है,
वो स्कूल में भी जो पोषण सेवाएं वगैरह हैं वैश्विक स्तर पर, वो भी गायब है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं ना आप, मिड डे मील स्कीम वगैरह, न्यूट्रिशनल जो भी मतलब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ पर जो है भोजन प्रदान करने के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं सोशल वेलफेयर के लिए वैश्विक स्तर पर, उसमें भी वहाँ पर क्या है, गिरावट देखी गई है। नॉर्मल सी चीज़ है, इसको देख जाइएगा, ये फैक्ट है सीधा सीधा। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब इसका क्या फर्क पड़ेगा, आप सीधी सीधी बात बताइए। इस तरीके की काफी चीजों को हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो एजुकेशन पे पड़ेगा, हेल्थ पे पड़ेगा, न्यूट्रिशन पे पड़ेगा, है ना, और उनकी वेल बीइंग पे पड़ेगा। विद दिस द फ्यूचर ऑफ द एंटायर जनरेशन इज इन डेंजर। सीधी बात है कि भैया हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सबसे इसेंशियल चीज है। जब भी कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेती है तो उसको सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है ना। और एजुकेटेड होना उनकी माँ का जरूरी है, क्योंकि वो खुद तो अपना ख्याल रख नहीं सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये कि हेल्थ और एजुकेशन दे दिया आपने उनको, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो उनको है स्कूल गए, वो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया आप लोगों ने, उसको जो है स्किल डेवलप की, उनको जो है स्किल्ड कर दिया, तो वो फिर क्या हो जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, फिर सोशल कैपिटल, देन नेशनल कैपिटल के रूप में वो वहां से परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपकी पूरी चेन है। अगर यहां पर शुरू में ही, शुरुआती दौर में ही जो है उनको शिक्षा के अवसर से, स्वास्थ्य के स्तर मतलब अवसर से वंचित कर दिया जाए या किसी तरीके का व्यवधान पड़ जाए उन पर, तो फिर क्या होगा, पूरी चेन यहीं से डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो पूरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे भारत देश का भविष्य है, विश्व का जो भविष्य है, वो यहां पर खतरे में दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर यह भी बताया जा रहा है, जो डेटा यहां पर रखा गया है, कि अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स countries due to coronavirus infection have seen a decline of about 10% of in health services such as regular immunization, जो भी आपकी इम्यूनाइजेशन होता है, टीकाकरण जो होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर पूरे वैश्विक स्तर पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसके कारण 1/3 देशों में जो नियमित जो टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएं थी, उसमें 10% की गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए कि किस स्तर पे जो है परेशानियां जो है वहां पर बढ़ती जा रही हैं। ये सब डेटा है, ठीक है ना, इसमें कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट बताया गया है एपिडेमिक का। तो बताया जा रहा है इंक्रीज इन सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस जो है उसके केसेस जो है वो बहुत सारे देशों में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाइल केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंग, तो चिल्ड्रन के खिलाफ भी, जो बच्चों के खिलाफ क्राइम है, उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, ठीक है ना। इनको आप जो है वल्नरेबल ग्रुप्स में रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, सर्विसेज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन हैव आल्सो बीन ब्लॉक्ड इन मोस्ट कंट्रीज, ठीक है ना। तो महिलाओं और बच्चों से संदर्भित जो भी हिंसा के लिए रोकथाम से संदर्भित जो सेवाएं थी, वो भी अवरोधित हुई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपैक्ट तो आप लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, है ना। ये आपने मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के लिए इंडेक्स वगैरह भी देखते होंगे आप लोग, है ना। तो वो भी इंक्रीज हुआ है बाय 15% इन द ईयर 2020। इंपॉर्टेंट डेटा, इस सबको आप किनारे रख सकते हैं। एंड एडिशनल 150 मिलियन चिल्ड्रन हैव बीन एडेड टू इट। मतलब क्या कि एक तो इतनी वृद्धि हुई बच्चों की, मतलब ये 150 मिलियन बच्चे जो हैं वो बहुआयामी गरीबी में रहने के लिए अब और भी मजबूर हो गए, वो भी उसमें सम्मिलित हो गए, ठीक है ना। अब मल्टी डायमेंशनल जो आपकी पॉवर्टी होती है, उससे क्या तात्पर्य होता है, क्या समझते हैं हम उससे, है ना। तो इसका मतलब ये है, रेफर्स टू ऑल द शॉर्टेज, मतलब सभी तरीके का वंचन दैट पीपल एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, सच एज पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस एटसेट्रा। चीजें वही हैं, टॉपिक्स वही होते हैं, है ना, और वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं, और कुछ भी अलग से नहीं है। हेल्थ ले लिया, एजुकेशन ले लिया। अब जब दोनों ही नहीं मिला तो आपकी जो आपके जीवन स्तर होगा, है ना, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वो तो पुअर होगा ही ना। और पुअर क्वालिटी होगी किसकी, वर्क की, और थ्रेट ऑफ वायलेंस क्यों, क्योंकि जो है वो वंचन की स्थिति में होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा विस्कस साइकिल ही है, कई बार मैंने डिक्टेट किया आप लोगों को। इसके अलावा फील्ड जो आपका एजुकेशन है, उसमें क्या इंपैक्ट डाला, मतलब पड़ा होगा, तो नॉर्मल सी चीज है। जैसे हमारे देश में आपके देखा जा रहा है कि शटडाउन कर दिए गए स्कूल्स, है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज में किए गए हैं, तो उसका क्या होगा फर्क। डिसरप्शन द एजुकेशन ऑफ नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट एंड अफेक्टिंग ओवर 1.5 बिलियन स्कूल स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड। ये फैक्ट जो है हम किनारे रख सकते हैं। 90% वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को जो है वहां पर हर्डल्स का सामना, बाधा का सामना जो है करना पड़ रहा है, ऑनलाइन कर दिया गया है।
लेकिन सब बच्चों के पास वैसी सुविधाएं नहीं है कि वो ऑनलाइन शिक्षा को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है ना। द मोस्ट इंपैक्ट ऑफ दिस बैरियर हैज बीन सीन ऑन द पुअर स्टूडेंट। सीधी बात है, जो पहले से बेचारे गरीब बच्चे हैं वो जो है और भी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट यूज द मीडियम ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एज दे डू नॉट हैव मोबाइल और अदर इक्विपमेंट। जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने एक पैराग्राफ में यहां पर लिख दिया है, विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ मैनी स्टूडेंट्स स्पेशली द गर्ल्स नॉट गोइंग बैक टू स्कूल। ये लगातार जो है, ये लगातार न्यूज में आ रहा है कि ड्रॉप आउट का जो आपका जो भी ड्रॉप आउट का जो आपका गति देखी जा रही है ना, वो आपके ड्रॉप आउट के केसेस में जो है अब इंक्रीमेंट देखा जाएगा। बहुत से बच्चे वापस स्कूल में लौट नहीं पाएंगे। कारण ये है कि जो आपके गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से जो है स्कूल भेज पाते हैं। अब जब वो वापस से इस तरीके की गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे तो फिर वो बच्चों से काम वगैरह कराने लग जाते हैं। तो जब एक बार जो है बच्चा काम करने लग जाता है तो फिर वो अपनी शिक्षा से दूर होता चला जाता है ना। ये सब जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, पूरा डोमिनो इफेक्ट है ये, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन वही है, जो समस्या है वहीं पर एक एक पॉइंट आप निकाल के रख दीजिए। एवरीवन्स एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस शुड बी इंश्योर्ड एंड कंट्रीज वेयर वैक्सीनेशन कैंपेन्स आर अफेक्टेड शुड बी रिज्यूम्ड। वही चीजें हो गई कि भैया जहां जहां भी इस तरीके की पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सुविधाएं, उनको वापस से वहां पर जो है इंश्योर किया जाना चाहिए, प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और जो भी इम्यूनाइजेशन के आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको वापस से वहां पर स्टार्ट किया जाना चाहिए। उसके अलावा अटेंशन शुड बी पेड टू मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ एंड इश्यूज सच एज चाइल्ड अब्यूज एंड सेक्सुअल वायलेंस। तो जैसे उनके खिलाफ लैंगिक हिंसा है, या बच्चों के साथ जो यौन दुर्व्यवहार है, या बच्चों का जो शोषण वगैरह किया जा रहा है ना, तो उन मुद्दों को एड्रेस किया जाना चाहिए और बच्चों और युवाओं की मेंटल हेल्थ के लिए भी वहां पर कार्य किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके अलावा एफर्ट्स डाले जाने चाहिए, एफर्ट्स किए जाने चाहिए जो कि आपकी क्या इंश्योर करे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उनको उपलब्ध कराया जा सके एंड सैनिटेशन, है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हेल्थ और अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारी चीजें जो हैं आपकी जुड़ती हैं जाके, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो पॉवर्टी से लेके सारी चीजों से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। एंड इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल डिवैल्यूएशन एंड क्लाइमेट चेंज शुड बी एड्रेस्ड, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा इस तरीके की भी एफर्ट्स किए जाने चाहिए जो रिड्यूस कर सके रेट ऑफ चाइल्ड पॉवर्टी एंड टू मेक एन इंक्लूसिव इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल करेक्टेड पॉइंट है ना, कि पॉवर्टी तो जो भाई, अगर आप अच्छा हेल्थ और जो आपका एजुकेशन सिस्टम आप अपना ऐसा बना लो कि जो इंक्लूसिव हो जाए और सारे बच्चों को जो है क्वालिटेटिव आप क्या जो हेल्थ की फैसिलिटीज और एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, उसके बाद स्किल्ड कर दो उनको, तो उनको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, तो गरीबी में जाना नहीं पड़ेगा। गरीबी में जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि भैया जब अनस्किल्ड पीपल होते तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो मजबूर होते हैं ऐसी जगह में रहने के लिए जो गंदी बस्तियां होती हैं, तो वहां पर सैनिटेशन नहीं होता है, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो होता है, पुअर होता है, तो वो हमेशा जो है वैसे ही क्षेत्रों में बने रहते हैं। ये दुष्चक्र है एक तरीके का, ठीक है ना, तो उससे वो निकल नहीं पाते। समझ रहे हैं ना आप सारी चीजों को, ठीक है। ये पूरा विस्कस साइकिल मैंने कई बार जो है आपसे डिस्कस किया है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड ट्राई टू रिड्यूस द डिजिटल बैरियर टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव इक्वल लर्निंग। सीधी बात है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, आपने बोल दिया ऑनलाइन कर दिए, तो अच्छे जो लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न है वो तो एक्सेस कर ले जाएंगे, उनको आपने थोड़ी दिया है लैपटॉप वगैरह और या स्मार्टफोन, तो बेचारे कैसे देखेंगे? बहुत सारी समस्याएं, रिमोट एरियाज में जाके देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऊपर से इतना ज्यादा बोझिल हमारे यहाँ का पूरा एजुकेशन में जो आपका करिकुलम है, तो बच्चे वैसे भी गांव के जो है वो पढ़ाई से दूर रहते हैं, है ना। तो क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं जनरेट होता कि भैया औरंगजेब को क्यों पढ़े, हम अकबर को क्यों पढ़े। हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाने का तरीका दूसरा है ना हमारे यहाँ। अगर इंटरेस्ट जनरेट हो जाए तो बच्चे को समझ में आएगा, तो वो इंटरेस्ट लेगा। हम तो तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं ना, इसलिए जीएस पढ़ते हैं क्योंकि भैया यूपीएससी निकालना है, यूपी पीसीएस निकालना है, एमपी पीसीएस निकालना है, बिहार पीसीएस निकालना, वरना किसी के अपनी इच्छा से नहीं पढ़ता आदमी। एक्सेप्शनल हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल जो है अपना एक्सपीरियंस है। दैट ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड दैट नो स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न इज affected because education should have equal rights।
ठीक है ना। ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स से, ये बिल्कुल बेसिक राइट्स है, इनकी तो एक्सेसिबिलिटी है, वायबिलिटी है, ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना ही चाहिए। हमारे यहाँ तो ड्रॉप आउट रेट वैसे भी ज़्यादा है ना, ऊपर से ये कोरोना के कारण अगर इस तरीके की समस्या होगी तो और बढ़ जाएगी। तो जो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसी के कारण जो है फिर अपराधों में भी वृद्धि देखी जाती है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, डिसीजन ऑन पार्टी सिंबल्स, ठीक है ना। तो यहां पर रेफरेंस है, नॉर्मल सी चीज है, जीएस पेपर 2 का ये पार्ट है। जब आप आर्टिकल 324 से देखना चालू करते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो इस तरीके के जो सारे अधिकार हैं, जो चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव से रिलेटेड जो भी आपकी व्यवस्था है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहां पर रेफरेंस बताया जा रहा है कि केरला हाई कोर्ट ने अभी डिसमिस कर दिया है एक पिटीशन जो मतलब वहां पर दायर की गई थी। सीनियर केरला के जो आपके कांग्रेस के लीडर हैं जोसेफ जी, ही चैलेंज द इलेक्शन कमीशन डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जोसेस जो भी आपका मैन्युफैक्चर है उसमें, ठीक है ना, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं ये, एज द ऑफिशियल जो आपकी केरला कांग्रेस है एंड अलॉट इट टू द पार्टीज इलेक्शन सिंबल। कुल मिला के ये है कि जो चुनाव चिन्ह आवंटित करने का जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको चुनौती दी गई है। किसने दिया है, क्या दिया है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ये स्टेट स्पेसिफिक पूछ भी सकते हैं, वैसे बिल्कुल गुंजाइश बिल्कुल कम है। और न्यायमूर्ति यहाँ पर जो नागरेश जी हैं उन्होंने कहा है कि आयोग के सामने रखे गए साक्ष्यों के आधार पर निर्वाचन आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमको देखने की जरूरत है कि चुनाव चिन्ह किस तरीके से जो है आवंटित किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से करता है, क्योंकि अभी आपने यूपी में भी देखा होगा कि उस समय भी जो है साइकिल वाइकल को लेके वहां पर जो चुनाव चिन्ह है उसको लेके प्रॉब्लम हो रही थी। तो रेगुलर न्यूज में रहता है, ये पुराना ही आपका क्या है मैटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बहुमत के फैसले पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी और जो चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, उन्होंने कहा था कि जो जोश के मणिगुट की जो आपकी केरला कांग्रेस मणि है उसे 2 पत्तियों वाले चिन्ह को इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, है ना। तो हमारे लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया ये 2 लीफ सिंबल किस पार्टी को मिल गया किस पार्टी को नहीं मिला। तो यहां पर समस्या क्या हुई होगी है कि यहां पर बताया गया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टी जो आपके प्रेसिडेंट थे केएम मनी, उनकी लास्ट ईयर जो है वो जो है मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तब डिस्प्यूट जो है अराइज हुआ, वहां पर देखा गया डिस्प्यूट उठा। हमेशा जो है एक ही पार्टी में जब किसी तरीके की फूट पड़ जाती या अलग हो जाती तभी ये सब समस्याएं होती हैं। तो भैया वहां पर डिस्प्यूट जो है वो रेज हुआ, तो उसको जो है देखा गया वाइस प्रेसिडेंट जो जोस एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसेफ इन द पार्टी। आफ्टर दिस द मैटर रीज द इलेक्शन कमीशन लास्ट ईयर। इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि भैया चुनाव चिन्ह से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद होगा तो कौन देख रहा है उसको, इलेक्शन कमीशन देख रहा है, क्योंकि वही आवंटित करता है। बाकी ऊपर के ये जो तीनों के तीनों पैराग्राफ है ये बिल्कुल भी किसी मतलब के नहीं है। यहां पर रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बताया जा रहा है फॉर इलेक्शन सिंबल, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और एलोकेट करता है आपका इलेक्शन सिंबल्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको एम्पावर्ड किया गया है आर्टिकल 324 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 के फॉर द मेंशन्ड पर्पस, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है, ये तीनों चीजें जो लिखी गई हैं ये याद होनी चाहिए हमको। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि यूजिंग दीज पावर्स, इन जो प्राधिकार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, वो इशू करते हैं आपके इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के थ्रू, और इलेक्शन सिंबल्स जो है वो अलॉट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पूरी देश भर के अंदर है ना, देश भर के अंतर्गत जो है उनको इस तरीके का आवंटन जो है किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारा चुनाव आयोग है ना, जो हमारा क्या है इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आवंटित करता है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो भैया इनके पास जो है चुनाव चिन्ह की 2 तरीके की सूची होती है। इसमें कमीशन हैज अ फर्स्ट लिस्ट ऑफ अलॉटेड मार्क्स इन द पास्ट ईयर्स, ठीक है ना। तो प्रथम सूची में मतलब जो लास्ट ईयर में जिनको जो है अलॉटमेंट हो गया है उनकी एक लिस्ट होती है। उसके अलावा जो सेकंड लिस्ट ऐसी होती है जो जिस तरीके के जो सिंबल कभी अभी तक जो है किसी को नहीं दिए गए हैं, तो दोनों तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है ना। तो किसी भी समय अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास एटलीस्ट 100 जो है ऐसे चुनाव चिन्ह होते हैं जो कभी भी किसी को आज तक जो है आवंटित नहीं किए गए हैं, है ना। तो चुनाव चिन्ह का चयन क्यों किया जाता है,
क्योंकि डिफरेंशिएशन किए जाने के लिए, जैसे मान लीजिए ब्रांड्स की एक ही तरीके की चीज़ें आ रही हैं, है ना, जैसे मैगी है तो मैगी वाली 2-4 ब्रांड का अलग अलग, बिस्किट है तो अलग अलग, तो डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, ताकि नॉर्मल जो है जो वोटिंग करने पीपल्स जा रहे हैं, हमारे यहाँ मतदाता जा रहे हैं, वो आराम से रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर वोट डाल सके अपनी जो भी उनकी पसंद की पार्टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ द मार्क्स इज डन keeping in mind that they can be easily remembered by the voters so that the voters can easily identify them। नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी चुनाव चिन्ह हैं आपके अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन मार्क्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट, जो आपके एलोकेशन अमेंडमेंट ऑर्डर है 2017 का, पार्टी सिंबल्स आर आइदर रिजर्व और फ्री। तो उसके अंतर्गत जो है पार्टी के जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो आरक्षित या मुक्त हैं। तो देश भर में आपको पता है कि 8 जो नेशनल पार्टीज हैं एंड 64 जो है आपकी स्टेट पार्टीज हैं अक्रॉस द कंट्री हैव रिजर्व्ड सिंबल्स, ठीक है ना, उनके अपने क्या है, रिजर्व सिंबल्स हैं, उनके लिए आरक्षित हैं। विद द इलेक्शन कमीशन हैविंग अ प्रूफ ऑफ अराउंड 200 free symbols that are allocated to thousands of non-recognized regional parties before the election। बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें अलग से क्वेश्चन बनने का तो बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द, जब हम इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग देखते हैं उसके अंतर्गत ये सब चीजें हम देखते हैं। आज के लिए जो आपको क्वेश्चन लिखना है वो यही लिखना है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किस तरीके के प्राधिकार अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, उसका क्या जो है आपका स्ट्रक्चर है ना, जो पूरा इलेक्शन कमीशन है, और उसमें किस तरीके की विवाद की स्थिति बनी हुई है, किसको लेकर, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्या दोनों को एक ही तरीके के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है गार्ड किया गया है, सुरक्षा प्रदान किया गया है, या अलग किया गया है ना, ये सब याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं इशू बोल रहा हूं, इसको लिख के दिखाइएगा, इनकी शक्तियां क्या हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, क्या अथॉरिटी है ना, कहां से गवर्न हो रही है, किस आर्टिकल से, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन देयर आर 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड parties in India। For example, if a party recognized in a particular state contest in another state, it can reserve the symbol it is using, provided that the symbol is not being used or any other be like a party। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल भी 1-2 पॉइंट ही जो है हमने डिस्कस किया वही याद रखने लायक है इसमें। और यहां पर जो है बताया जा रहा है आपका क्या, कि ये जो आपका डिसीजन आया है, कैसे आया है, क्या आया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है यहाँ पर वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। इसमें पहले भी आर्टिकल हमने कवर किया है और डिस्कस किया है। ये आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड इशू है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एट द नेशनल लेवल, ठीक है। तो व्हेन वाज लॉन्च, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आपकी घोषणा की थी अपने संबोधन में, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है, तभी जो है इसकी घोषणा की गई थी आपकी, तभी इस न्यूज़ को कवर भी किया गया था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो अनाउंस किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये स्कीम जो है स्टार्ट भी की गई एक्सपेरिमेंटली। कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर और जो आपका नागर हवेली है, दमन दीव, पुडुचेरी और जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो आपका लक्षद्वीप है ना, तो यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये जानने की जरूरत है कि कब लॉन्च किया गया और किस किस स्पेसिफिक रीजन में किया गया। तो ये है क्या, सीधी बात है, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को यहाँ पर यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, विच विल इंक्लूड उसको क्या किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डॉक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि सारे डेटा को आप क्या कर दिए, ऑनलाइन कर दिए। फिर जो आपके इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए जो रोगी हैं आपके, है ना, और जो आपके क्या है डॉक्टर्स हैं, है ना, उनके लिए जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की व्यवस्था, तो सारे डेटा को क्या कर देंगे हम ऑनलाइन जो है उसको क्या कर देंगे, उसको कार्ड बना के वहां पर उन डेटा की एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित कर देंगे, ठीक है ना, ताकि जो है इंटरेक्शन हो सके और उनकी समस्याओं का वहां पर समाधान भी आसानी से किया जा सके। दिस न्यू स्कीम आयुष्मान इंडिया विल बी लॉन्च्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। इसको हम लोगों ने कल भी कवर किया था। तो इसके कंपोनेंट क्या है, तो इसके कंपोनेंट है आपके 6 जो है इंपॉर्टेंट जो है 6 मेजर जो आपके कंपोनेंट है। पहला हेल्थ आईडी, दूसरा डिजी डॉक्टर, उसके अलावा जो भी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज है, रजिस्ट्री है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी एंड टेली मेडिसिन। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है कि भैया
ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करना, किसके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, ताकि वहां पर इंक्लूसिव जो है हेल्थ सर्विसेज को वहां पर इंक्लूसिव मैनर में सबको प्रोवाइड किया जा सके, है ना। तो द मेन कंपोनेंट ऑफ द मिशन द हेल्थ आईडी, है ना, डेटा से रिलेटेड है, डीजी डॉक्टर एंड द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विल आल्सो बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल सी चीज है। इसमें मुख्य बिंदु बताए जा रहे हैं कि जो भी आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है हैज बीन इंटरेस्टेड विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन इन द कंट्री। तो किसको दायित्व सौंपा गया है इसके इंप्लीमेंटेशन का, तो आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है उसको, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा यहां पर जो है प्राइवेट पार्टनर्स को भी मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि यहां पर प्रोडक्टिविटी को इनहैंस किया जा सके और मैक्सिमम इसकी रीच को जो है सुनिश्चित किया जा सके। तो प्राइवेट पार्टनर्स विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चर एंड कोऑर्डिनेट देयर प्रोडक्ट्स फॉर द मार्केट। हाउएवर ओनली द गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी फॉर द मेन एक्टिविटीज एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो सीधी बात है, इसमें जो मेन अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास ही होगी, लेकिन वो जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी वहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो बात की जा रही है, नेशनल जो डिजिटल हेल्थ मिशन है, प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, कार्ड दिया जाएगा, विच विल एक्ट एज अ हेल्थ अकाउंट। वो कैसे काम करेगा, हेल्थ अकाउंट, सारा डेटा होगा वहां पर, विच विल ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन प्रीवियस मेडिकल कंडीशन। तो उसके बारे में पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है वो वहां पर अवेलेबल होगी, है ना, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह और डायग्नोस उनको किया गया है, तो वो सब जानकारियां होंगी। और डेटा किस लिए रखा जा रहा है, ताकि जो है उनको आगे चल के समस्याएं हो अगर, तो आसानी से जो है उनको वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। अपॉन विजिटिंग द हॉस्पिटल्स for consultation, citizen will be able to allow their doctors and healthcare providers to view this data। तो वो डेटा रखा ही इसलिए जा रहा है ताकि जो जब डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करना हो तो आराम से वहां से उनको जानकारी प्राप्त हो सके और वो समाधान को वहां पर उपलब्ध करा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सीधी बात है, इस मिशन का एक ही उद्देश्य है, जो भी हमारे यहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप सबको पता है, तो भैया एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे जो है इंक्लूसिव मैनर में हेल्थ सर्विसेज को हर व्यक्ति को जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो क्या उद्देश्य होगा इसका, कि जो सिटीजन्स हैं उनको डॉक्टरों को खोजने के लिए, मुलाकात का समय, परामर्श शुल्क का भुगतान करने, या कोई भी जो है आपको वहां पर एडवाइस लेनी हो, है ना, चिकित्सकी, तो अस्पतालों के चक्कर लगाने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि अभी जो कोरोना की वजह से लोग जो है, जो भी है, और अस्पताल जाने में या फिर आपके जो हॉस्पिटल से वहां जाने में और भी ज्यादा जो है वहां पर संक्रमण का क्या होता है, डर होता है, तो उससे भी बचाव हो पाएगा। दूसरी चीज, अलॉन्ग विद दिस इट विल इनेबल पीपल टेक अ बेटर डिसीजन टू गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी। सीधी बात है, जब ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो जाएगी, तो अच्छे डॉक्टर्स जो है वहां पर अवेल कर पाएंगे हर सिटीजन्स, है ना, उनके पास ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पार्टिसिपेशन इन सिस्टम टू बी वॉलंटरी, यहां पर बहुत अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग इसको देख जाइएगा, फैक्चुअल चीजें। और यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनजीटी के बारे में है, तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, यह हमारा एनवायरमेंट से भी रिलेटेड पार्ट है, तो आप जीएस पेपर 3 में भी रख सकते हैं, है ना। तो वैसे भी एनजीटी वगैरह जो है, ट्रिब्यूनल्स आप पढ़ते हैं आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी में। ए में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव है, और एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा जो भी आप सोच सकते हैं वो आपके सब क्लॉज बी में है। 323 की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो यहां पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डायरेक्शन दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट मेंबर इन द एनजीटी, है ना, एक्ट के थ्रू लाया गया, आपको पता होगा 2010 से। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, जो आपका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, टू एक्सपीडिट द प्रोसेस ऑफ पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स टू vacant post in the NGT. In addition, the court has given a fixed time of 4 weeks to complete the process. तो बोले भैया कि जो विशेषज्ञ सदस्य हैं अब उनकी नियुक्ति करो और उनके लिए एक टाइम लाइन यहाँ पर दे दिया। ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें और क्या मैटर है और एनजीटी किस तरीके से काम करता है और किस लिए काम करता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न होते हैं उसके लिए उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पिटिशनर ने क्लेम किया था दैट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स इन एनजीटी हैव बीन पेंडिंग बिफोर द अपॉइंटमेंट कमिटी सिंस सितंबर। तो बता रहे भैया इतने दिनों से पेंडिंग है, इसको कब करवाओगे, तभी जो है यहाँ पर इनिशिएटिव
लिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पर जब दायर की गई याचिका तो उसी की सुनवाई के दौरान उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी अब 4 हफ्ते के अंतर्गत जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिए, कब तक लटकाए रखेंगे आप लोग। तो एनजीटी जो है आपका स्टैब्लिश किया गया 18 अक्टूबर 2010 को। एक्ट लाया गया था आपका 2010 में, जिसका नाम ही एनजीटी एक्ट था। इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनजीटी, इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, है ना। तो पूरे विश्व में जो है तीसरे नंबर का हमारा जो है भारत देश बन गया, जो अपनी और पहला जो है विकासशील, है ना, सारे देशों को ले ले तो तीसरे, और विकासशील देशों में पहला देश है भारत, जिसने एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल को स्थापित किया स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो प्रायर टू दिस सच अ बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो भारत के पहले जो है केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस तरीके की बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और वाइल द अदर 4 जो इसके रीजनल ऑफिस है ये याद होने चाहिए, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और आपका चेन्नई में। कहाँ कहाँ है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और आपका चेन्नई में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया एनजीटी का जो जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इसको स्टैब्लिश करने का, है ना, जो इसकी जो स्थापना की गई, इज टू एक्सपीडाइट जो है द डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, देयर बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लॉ सूट्स इन द कंट्रीज कोर्ट एंड गिविंग स्पीडी एडजुडिकेशन। एक बात बताइए, यहां पर क्या एनजीटी के बारे में, भैया ट्रिब्यूनल क्यों बनाते हैं, नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमारे यहां तो जो है वो करोड़ों केसेस जो है ना, लाखों करोड़ों केसेस जो है रेगुलर पेंडिंग है ना, जो हमारे यहां आप जो देखते हैं कोर्ट की प्रणाली, जो हमारे यहाँ केसेस, तो बोला जाता है ना कि बहुत सालों में किसी को न्याय मिलने का मतलब यह है कि इतनी देरी हो जाती है कि वो भी एक अन्याय के तौर पे उसको देखा जाता है। तो भैया जो एनवायरमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक आपके इश्यूज हैं उनका जल्दी समाधान किया जा सके, है ना, इसीलिए तो ट्रिब्यूनल बनाते हैं। तो ट्रिब्यूनल के ही प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख दिया गया है ना, कि जो भी बर्डन है आपका अदालतों में उनको कुछ कम किया जा सके और यहाँ पर शीघ्र और त्वरित निर्णय समाधान प्रदान किया जा सके। और जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करते हैं, याद रखिएगा। और यहां पर स्ट्रक्चर बताया जा रहा है एनजीटी का, तो ये कंसिस्ट करता है आपका, एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जुडिशियल मेंबर होते हैं, उसके अलावा इसमें स्पेशलिस्ट मेंबर होते हैं, और इनका जो टर्म होता है 5 इयर्स का होता है, और कोई भी मेंबर आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं उसका किया जा सकता है, ये याद रखिएगा, है ना। किसी भी सदस्य को फिर से वहां पर पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके अलावा ये जो चेयरमैन होते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और किससे कंसल्टेशन करेगी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेगी, है ना। इसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो फॉर्म की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपॉइंट करता है आपका जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स को। अंडर इट इज मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 10 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर, है ना। तो ये मैंडेटरी है कि 10 जो आपके हैं वो फुल टाइम मेंबर्स होंगे और जो आपके एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे वो आपके एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे किसमें, ट्रिब्यूनल में। तो मतलब ये बोला गया कि कम से कम जो है इसमें 10 मेंबर्स होने चाहिए और अधिकतम जो है आपके वो 20 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना, जिसमें पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य भी आ जाएंगे और विशेषज्ञ सदस्य भी उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका पावर्स क्या होती हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन, जो प्राधिकार क्षेत्र की बात कर रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है ट्रिब्यूनल का वो बहुत विस्तृत है और ये जो है इट कैन हियर ऑल केसेस इन्वॉल्विंग द एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो भी आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंसर्न है, जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड इनको बहुत ही विस्तृत प्राधिकार वहां पर प्रदान किया गया है जहां पे वो हियरिंग वगैरह कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड इन्फोर्सिंग लीगल राइट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है स्टैच्यूरी बॉडी, तो भैया एक्ट के थ्रू लाए हैं तो होगा ना स्टैच्यूरी बॉडी। उसके अलावा एनजीटी हैज एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन एंड अंडर विच इट कैन कंडक्ट हियरिंग्स, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, अपीली क्षेत्राधिकार तो है ही है, तभी वो सुनवाई कर पाएगा वहां पर। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में बाय ऑर्डर प्रोवाइड कंपनसेशन, यहां पर जो है कंपनसेशन वगैरह भी दिया जाता है टू द विक्टिम्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और एनी अदर एनवायरमेंटल डैमेज। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके का एनवायरमेंटल डैमेज होता है, किसी व्यक्ति को उससे जो है लॉस होता है, तो वहां पर जो है उस स्थिति में वहां पर कंपनसेशन भी प्रदान करने के लिए वहां पर एनजीटी बोल सकता है। उसके अलावा इट में रीस्टोर और रीबिल्ड डैमेज प्रॉपर्टीज, ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा जो एनजीटी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है पेनाल्टीज
किसके लिए? फॉर नॉन कंप्लायंस। मान लीजिए उसने कोई जो है वहां पर क्या बना दिया, गाइडलाइन बना दी कि भैया ऐसा करना है। अब मान लीजिए वैसा नहीं हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए दिल्ली के बारे में बोला गया था कि जो एसयूवीज हैं आपकी, जो बहुत ज़्यादा सीसी की होती हैं, है ना, हैवी गाड़ी है, तो उन पर रोक लगा दी गई। अब मान लीजिए वहां पर रेगुलर चल रही, तो भैया वहां पर पेनाल्टी वगैरह भी लगाने का काम जो है वह एनजीटी जो है कर सकता है और बोल सकता है कि यहाँ पर जो है आप जो भी कंपनसेशन है प्रदान करें, है ना। तो इस तरीके की चीज़ है, अगर कोई उसका अनुपालन नहीं करेगा, नॉन कंप्लायंस करेगा, है ना, तो पेनाल्टीज भी वहां पर क्या कर सकती हैं, लगा सकती है। कौन? एनजीटी वहां पर उस तरीके के दंड का प्रावधान कर सकती है, ठीक है ना। इंप्रीजनमेंट की भी बात की गई है, फॉर अ फिक्स टाइम विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, है ना। अगर मान लीजिए नॉन कंप्लायंस कोई जो है उसका अनुपालन नहीं करता है व्यक्ति या फर्म कोई भी। इन एडिशन फिक्स इकोनॉमिक पेनाल्टीज दैट कैन बी इंक्रीज टू ₹10 crore, बोथ इंप्रीजमेंट एंड इकोनॉमिक पनिशमेंट कैन बी गिवन बाय दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर्थिक दंड भी है और कारावास की भी व्यवस्था की गई है, जो वहां पर एनजीटी के द्वारा दिया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये फैंटेसिज्म से रिलेटेड है इंडिया में। ये आपका जीएस पेपर 2 और 3 दोनों में रख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से यहाँ पर इसको जो है लिंक करके पेपर 3 में बताया गया है। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसने अप्रूव किया है द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिसर्च स्टडी ऑन द स्टेट ऑफ बाइगोट्री इन इंडिया, ठीक है ना। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। थ्रू विच एन अटेम्प्ट विल बी मेड टू लीगली डिफाइन बाइगोट्री एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑन द सेम बेसिस टू बी अमेंडेड इन 1967, ठीक है ना। अनलॉफुल जो भी एक्टिविटीज हैं उसको रोकथाम से रिलेटेड एक्ट, ये आपको याद होगा 1967 वाला, ठीक है ना। तो ये मुद्दा किससे रिलेटेड हो गया? आपका इंटरनल सिक्योरिटी से हो गया, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो स्टडी है वो कंप्लीटली सेक्युलर बेसिस पे होगी और फैक्ट्स पे होगी, और ये जो रिपोर्ट है विल बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर रीचिंग एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन। तो भैया देखना है हमारे यहाँ जो रेगुलर चीजें चल रही हैं, मैंने बोला कि उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। अब देखिए जब तक देश की जनता मैच्योर नहीं होगी ना, तो इस तरीके के मुद्दे चलते ही चले जाएंगे। आप देख लीजिए उसका कोई बेसिस नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उन चीज़ों में परेशान हैं। अब तो रिपोर्ट ही जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो इंडिया के संदर्भ में बता रहे हैं कि जो बाइगोट्री है स्टिल रिमेन्स टू बी लीगली डिफाइंड, है ना। तो अभी भी जो है स्टिल मतलब जो है अभी आज की डेट में भी देखेंगे तो उसको लीगली डिफाइन करना जो है अभी बचा हुआ है, इसलिए उसको जो है परिभाषित किया जाना चाहिए वैधानिक रूप से। विच ऑफन लीड्स टू मिसयूज ऑफ द सिचुएशन बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो भैया वेग है, उसको जो है डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका दुरुपयोग करती है पुलिस भी, प्रशासन भी, ठीक है ना। तो इन इंडिया लॉज इट इज नेसेसरी टू डिफाइन बाइगोट्री एंड टू अमेंड द लॉज लाइक जो भी आपके यूएपीए जो आपका क्या है, जो आपका क्या लाया गया था यूएपीए जो आपका एक्ट है ना, बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन 1967 वाला आपको याद होगा। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व only by punishing the most difficult people of any form of bigotry, especially the youth, to create a positive atmosphere in the society and mobilize people to solve this problem। सीधी बात ये है कि भैया पॉलिटिकल इशू से निकाल के बाहर रखिए पहले आप लोग जो एक्ट बना रहे हैं, उसके बाद जो हमारी जो क्या है जनता है उसके बीच में सोशल हार्मनी, टॉलरेंस आएगा कैसे? अरे भैया इंसान पहले है ना, आपके मन में उसको रिलीजन को लेके, जाति को लेके मनी मन कुड़े मरे जा रहे हैं। अरे भैया काम करो, सब इंसान एक है, खून सबका लाल है, हरा पीला नीला किसी का नहीं है। ये चीजें समझ में नहीं आती है। हाँ, तो वहां पर मोबिलाइज किया जाता है। एक तो गरीबी इतनी ज्यादा है ना, तो पैसे देके भी बुलाया जाता है उनके लिए। जिसके पास खाने के लिए खाना ना हो ना, उससे पूछना कि भगवान क्या होता है। आप लोग खुद 5 दिन खाना मत दीजिए किसी को, सारा दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है ना। पेट जब भरा होता है ना तभी बुद्धि इस तरीके की जो है चलती है, जो भ्रष्ट हो जाती है, सीधी बात वो है ना। तो यहां पर वही चीजें बताई जा रही है कि व्हाट इज बाइगोट्री। तो भैया वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बाइगोट्री की, विच कॉजेज इट टू बी डिफाइंड डिफरेंशियली बाय ईच पर्सन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इन शॉर्ट वी कॉल रेडिकलिज्म। Radical in society, one can define the idea of bringing about and slash or supporting the idea of bringing change, for which undemocratic means are used when needed and which can pose a threat to the democratic law and order of a country, ठीक है ना। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो है कट्टरपंथी को बढ़ाने से रिलेटेड है कि किसी तरीके से उस विचार को आगे बढ़ाना, उसका समर्थन करने के रूप में वो परिभाषित करते हैं, जिससे जो है सोशल हार्मनी जो है खत्म होती है, लोगों के बीच सहिष्णुता खत्म होती है और लोगों के बीच जो है एक तरीके की कट्टरता की भावना एक दूसरे के प्रति
घृणा की जो भी भावना होती है वो क्या होती है वहां पर प्रबल होती जाती है, ठीक है ना। और उसके लिए वो जो है इस तरीके की कट्टरता को बढ़ाने के लिए वो जो है अलोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जो किसी भी देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। वहां पर जो भी आपके डेमोक्रेटिक लॉज हैं, जो भी आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए वो खतरा उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो हर जगह जो है इसकी अलग अलग जो है डेफिनेशंस दी गई हैं, और देखिए इसमें क्या है कि डिफर करती है डेफिनेशंस वगैरह, है ना। तो उसके कारण भी बहुत सारी समस्या। अच्छा एक बात बताइए, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? व्यक्तिगत स्तर पर अगर व्यक्तियों में अवेयरनेस आ जाए, जागरूकता आ जाए। हर धर्म का जो है एक एसेंस होता है। धर्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका इनर जो कोर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट में आपका क्या आता है? आउटर पार्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, ठीक है ना। तो उनका कोर क्या है कि कोर एक है मानवता, है ना, मानव मात्र के प्रति प्रेम, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, ठीक है ना, और सही रास्ते पे चलना, ठीक है ना, ये आपका धर्म हो गया। अब आप चाहे कहां जाएं, चर्च जाएं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, वो आपका आउटर है ना, आउटर परसेप्शन है किसका? आउटर डायमेंशन है किसका? धर्म का। तो वो आपके आचरण से संदर्भित है। आप आचरण करो, आपकी अपनी आस्था है, आप उसका पालन करो, ठीक है ना। लेकिन कोर पार्ट क्या है? धर्म का मतलब क्या है? धर्म क्यों बनाया गया था? हाँ, समाज को जो है, समाज में नैतिकता जो है, एथिक्स है, जो मॉरलिटी है, वैल्यूज, उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए। यहां तो उल्टा ही देखा जा रहा है, धर्म के नाम पे एक दूसरे गोली मार रहे हैं। बोले भगवान बोलता है कि दंगा करो, हाँ, किसी भगवान ने बोला है आज तक? एक तो देखा नहीं किसी ने। दूसरी चीज ये है कि किसी भी जगह मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक कि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ हो, है ना। तो पॉलिटिकल जब रंग दिया जाता है ना इन सब चीजों को, तब जो है क्या होता है, उसका जो है बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलता है। और इस जो 1-2 साल के अंदर भारत में आप देखेंगे तो इस तरीके के जो भी दंगे या जो भी घटनाएं हैं, वो लगातार उनमें इंक्रीमेंट देखा गया है। इसमें जो है भारत में बताया जा रहा है कि बाइगोट्री के क्या टाइम है, तो मतलब क्या टाइप्स है। तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बताया जा रहा है ना, एक्सट्रीमिज्म इन it is that form of bigotry which can often be defined as a characteristics of protecting racial, ethnic और pseudo national identities by violent means। ठीक बात है, यहां पर जो है ये ऐसा आपका अतिवाद जो एक्सट्रीमिज्म है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि ये जो है इसके जो घटनाएं जो हमारे यहाँ लगातार देखी जाती, दंगे वंगे हिंसक माध्यम से नस्ली, जाति या कोई छद्म राष्ट्रीय पहचान की रक्षा करने की विशेषता के रूप में परिभाषित। तो भैया राइट विंग वाले आएंगे, बोलेंगे हम देश के प्रति जो हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा जो है समर्पित है, हम देश को ठीक कर देंगे। अरे भैया देश तुम्हारा बस नहीं है, लेफ्ट विंग हो, राइट हो, लेफ्टिस्ट हो, सबका योगदान है देश को आजाद करने में। हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन है, पहली चीज, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि धर्म को लेके आप निपटाए दे रहे हो। गरीबी आपके यहाँ जो है सबसे बड़ा अधर्म यही है, जो इतनी सारी गरीबी है, लोग मर रहे हैं कुपोषण से, हाँ, खाने के लिए खाना नहीं है और बात कर रहे हैं दूसरी, है ना। तो ये जो है पहली चीज ये गलत है, अब ये जो है यहाँ पर लिखा गया है ना, तो इसको नॉर्मली आप जो है इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है पॉलिटिकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इस टाइप की जो बाइगोट्री है उसको लिंक कर सकते हैं आप पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन से। जैसे हमारे यहाँ मार्क्स बाबा की अलग अलग व्याख्या है, खुद घूम रहे हैं 5 स्टार में खा रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि हम मार्क्सवादी हैं। कैसे हैं हम? मार्क्सवादी। आप सबको उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ सबको देख लीजिए अपने यहाँ, ठीक है ना। कद्दाफी अद्दाफी नहीं है, पुराने मार्क्सिस्ट को देखेंगे ना आप, तो जाके वो तंबू लगा के रहते थे। वास्तव में जो है वो वैसी परिस्थितियों में रहते थे कि वो दिखाते थे कि भैया हम ऐसी लाइफस्टाइल से दूर। भैया आइडियोलॉजिकल ही तो कॉन्फ्लिक्ट था ना, एक तरफ कैपिटलिस्ट अप्रोच थी, एक तरफ आपकी क्या है, सोशलिस्ट अप्रोच है ना। तो दोनों को मिला दिया। हमारे यहाँ तो वोट पाने के लिए भैया हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ती, पहली चीज तो मार्क्सिस्ट पार्टी। जिस दिन से चुनाव में हमारे यहाँ भारत में 1950s के बाद जब आप देखेंगे कि नया दौर दिखाई देगा पूरे विश्व में, अकेला हमारे यहाँ इस तरीके का कि यहाँ पर मार्क्सिस्ट पार्टी ने तुरंत जो है वहां पर किसमें, चुनाव के अंतर्गत अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित की, है ना। तो आप लोग और हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों ये सब चीजें की जाती हैं। हाँ, वोट बैंक के लिए की जाती हैं या सही में कुछ फायदा हो रहा है समाज को? अरे कोई फायदा नहीं है यार। लोगों के बीच जो है सामाजिक समरसता खत्म हो रही है, एक दूसरे को देख के घृणा का भाव। ऐसा जो समाज होगा वहां पर एक हमेशा भय
उत्पन्न होता है एक दूसरे की कम्युनिटी को लेके, तो हमेशा अविश्वास, मिसट्रस्ट होता है, तो वो एक दूसरे के बीच जो सोशल हार्मनी खत्म होती है, तो सीधी बात है कट्टरता बढ़ेगी, दंगे होंगे, वायलेंस होगा, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होंगी, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं रिलीजन का एंड रिलीजियस आइडेंटिटी थ्रू वायलेंट मीन्स एंड एज दोज अफेक्टेड बाय इट बिलीव दैट देयर रिलीजियस आइडेंटिटी इज इन डेंजर ड्यू टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन पॉलिसी एंड सोशल डिबेट। तो भैया इस तरीके की जो है वहां पर विचारधारा को जो है बताया जाता है कि आपकी जो है पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो इस तरीके की चीजों को जो है यहां पर डिफाइन किया जाता है, कुछ नहीं, सब्जेक्टिव चीज है, एक बार समझ लेंगे, अपने शब्दों में लिखना है आपको, दैट्स इट। यहां पर लेफ्ट विंग जो आपका एक्सट्रीमिज्म है वो क्या बताएगा, तो भैया ये पूंजीवाद का विरोध करेगा और जो भी आपकी पूंजीवादी विरोधी मांगे हैं उन पर यह केंद्रित होता है। तो ये बोलेगा कि जो भी आपके सोशल डिफरेंसेस है, जो भी आपकी सोशल डिस्पैरिटी है, सामाजिक विषमता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन, तो उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उसमें परिवर्तन की बात करता है और ये भी फिर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग भी करता है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया गया है कि भारत में किस तरीके की कट्टरता है, तो हालिया में एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उसमें बताया गया है कंसर्न ओवर द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जो आप ISIS और अलकायदा सुनते हैं, इन केरला एंड कर्नाटका। देख रहे हैं आप, सिर्फ कम्युनिटी के नाम पे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। हाँ, पहले आप भारतीय हैं कि पहले कोई आपकी कम्युनिटी है, पहली चीज जानने की जरूरत है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपने वर्डिक्ट में बोला है कि व्हाट इज रिलीजन, क्या है भैया धर्म, तो बोला जीवन जीने का तरीका, और कुछ नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। अब आप खुद ही समझिए कि धर्म का अस्तित्व आया क्यों है। जब जब धर्म के अंतर्गत शोषण का प्रावधान हुआ, चाहे यूरोप ले लीजिए, पुनर्जागरण होगा, चाहे इंडिया ले लीजिए, पहले धर्म बनाया गया भैया कि जो समाज में है नैतिकता बनाए रखा जा सके, है ना, मानवता को जो है, मानवता वाद को जो है वहां पर सुनिश्चित किया जा सके, है ना, मानव मात्र में जो है एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, है ना। तो इसको जो है धीरे धीरे फिर शोषण का रूप बना लिए कि भैया लाओ पैसे दो, हम भगवान से बात करके तुम 2 मर्डर किए तो भी तुमको क्या मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। अरे भैया ऊपर के पुण्य की छोड़ो, पहले यहीं का पुण्य ले लो। यहाँ तो आप जो है पुण्य लेने के लिए एक दूसरे को चाकू चूरा मार रहे हो भगवान के नाम पे और बोल रहे हो कि भगवान तुमको जो है वहां पर पुण्य देंगे। ऐसा कुछ नहीं, किसी भगवान ने कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन एलाई है ना, हिंद, मतलब ये हिंद विलायाह जो है ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स हैज बिटवीन 180 to 200 मेंबर्स। कुल मिला के ये जो है यहाँ पर ये कॉन्सर्न है कि भैया यहाँ पर जो है भारतीय लोगों की भी वहाँ पर उपस्थिति देखी जा रही है, ठीक है ना। ISIS में लोग जो जाके वहाँ पर जो क्या है वहाँ पर शामिल हो गए हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बाद ये फैक्ट जो है ये यहाँ पर रख सकते हैं कि हमारे यहाँ से भी लोगों को मोबिलाइज करा के वहाँ पर शामिल किया जा रहा है। आपने सुना भी होगा ना, ISIS के लिए लोग विभिन्न देशों से जा रहे थे। आप देखिए कि मतलब कैसी, मतलब हमारी अवेयरनेस है कि लोग वहाँ जा रहे हैं। अरे क्या समस्या है यार, क्यों जा रहे हो, उनका तो काम है, वो वैसे वीडियोस ही इसलिए डालते हैं, टेररिज्म का मतलब टेरर फैलाना। जब वो डराएंगे नहीं तो वो कैसे चल पाएंगे। अब वहां रिलीजन का मुद्दा नहीं लेंगे तो इमोशन से आम पब्लिक को जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इमोशन ही एक ऐसी चीज है जिससे आदमी को मोबिलाइज किया जा सकता है। किसी भी संस्था के संदर्भ में आप देखिएगा इमोशन से ही खेला जाता है वहां पर, ठीक है ना। हाउएवर इन सितंबर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स से रिलेटेड GD कृष्णा रेड्डी, उन्होंने इन्फॉर्म किया था पार्लियामेंट को दैट द UN डेटा रिलीज इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। तो यहां पर थोड़ा सा ये भी बताया गया कि ये जो डेटा है आपका तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, लेकिन बहुत सारी न्यूज आई है, लोग मोबिलाइज होके जा रहे हैं, है ना। वहां पर गए थे कई लोग शामिल होने, कुछ तो बहुत पढ़े लिखे लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं किताबें पढ़ना का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना 2 डिफरेंट चीजें हैं, है ना। हम 4 किताब पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा होशियार, ऐसा नहीं। कई ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने जिंदगी में स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो इतने ज्ञानी हैं कि आप उनके पास बैठ जाए, मैं बैठा उनके पास तो मुझे लगा वास्तव में कि इनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है वो कहीं नहीं है। और UPSC में भी फैक्ट्स पकड़ के या सिविल सर्विसेज में फैक्ट्स पकड़ के आप अगर प्रैक्टिकल चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू पुट करते हैं आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपर की कॉपी उठा के जिसका मन हो आप रैंडमली पढ़ सकते हैं कि देखिए इन्होंने क्या अलग किया है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर लिखा जा रहा है कि GK कृष्णा जो रेड्डी है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि लोकसभा में दैट 17 केसेस रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ IS हैव बीन रजिस्टर्ड बाय
किसके द्वारा? एनआईए के द्वारा किया जाएगा। तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। एंड 122 एक्यूज पर्सन रिलेटेड टू दीज केसेस हैज बीन अरेस्टेड, है ना। तो इतने जो मामले हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड इंटरवेंशन, सरकार के निरंतर हस्तक्षेप के बावजूद भी भारत में कई राज्यों में अभी भी लेफ्ट विंग अतिवाद की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सका है, लेकिन काफी हद तक जो है ये चीजें खत्म हो रही। देखिए कश्मीर ले लीजिए, चाहे आप बस्तर ले लीजिए, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, जो भी एरिया जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं, अगर आप वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, तो भैया टाइम कहां है? जिनके पास पैसे नहीं है, जो बेचारे मतलब असहाय हैं, अवसरों की उपलब्धता नहीं, उन्हीं को मोबिलाइज किया जाता है, पहली चीज, है ना। बाकी जो मानसिक रूप से बीमार हैं, पढ़े लिखे लोग अपने आप जाते हैं, उनकी आप छोड़ दीजिए, है ना, वो तो अलग ही टाइप की उनकी मेंटालिटी हो जाती है। लेकिन जो गरीब लोगों को आपने सुना होगा ना, पैसे देके पत्थर फेंकवाए जाते हैं, क्यों फेंकता है वो? क्यों फेंकता है? भैया गरीब है, अगर आप वहां पर इंडस्ट्री लगा दो, उनको जो है रोजगार के अवसर दे दो, तो जो काम करने वाला व्यक्ति है यार, सुबह 10 से जिसको 8 बजे तक ऑफिस में रहना है, 6 बजे तक ऑफिस में रहना है, वो कहां से ये सब काम करेगा? वो अपना घर देखेगा, परिवार देखेगा कि ये सब करेगा? हाँ, अब आप सोचिए कोई आतंकवादी बनता है तो उसको पता होता है ना कि 10 आतंकवादी आए, ठीक है ना, और उनको पता है कि यहां पर जो है हजारों जो हैं आपके पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले, उनको पता होता है कि मर जाएंगे, लेकिन आखिर किस तरीके से उनके दिमाग को जो है वो प्रिपेयर किया जाता होगा कि जाओ, तुम मर जाओगे तो भी अमर हो जाओगे। ये सब चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी ना रेगुलर। तो वो आता है तो क्या कारण होता होगा? पहली चीज कि वो गरीब होता है, उसको उसके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी अपनी फैमिली की, तो वो ये सोचता है अपनी फैमिली के लिए जाऊंगा। फिर दूसरी चीज, उसको रिलीजन से उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होती, तो बाकी सब चीजें जो है डाल डाल के दिमागी तौर पर उसको बीमार किया जाता है, उसके बाद उसका फायदा उठाया जाता है ना। ये रेगुलर यही देखा जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो भी प्रॉब्लम है आपकी हमारे यहाँ खत्म नहीं हुई है ना। नक्सलवाद, नक्सलबाड़ी जो क्षेत्र है उसके नाम पे जो आपका नक्सलवाद आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, 70s 60s के दौर से रेगुलर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नक्सलवाद की समस्या थी उसमें काफी हद तक सुधार किया गया है अभी, है ना, काफी हद तक जो है उसका समाधान भी देखा गया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी इरेडिकेट नहीं हो पाया है। अरेस्ट आर बीइंग made by the police administration in the district affected by left-wing extremism. Despite this, the problem of Naxalism in India remains a major challenge for administration. तो ठीक बात है, चाहे आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें, चाहे आप मतलब नक्सलवाद की समस्या की बात करें, तो यह हमेशा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या है? थ्रेट है, अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सका है। तो वेज टू डील विथ बाइगोटरी, तो किस तरीके से हम डील कर सकते हैं? तो भैया इसकी जो प्रेजेंस है डिफरेंट फॉर्म्स में है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये आपका हमेशा एक ज्वलंत टॉपिक है ना, पॉलिटिकल बेसिस पे देखेंगे तो भी। तो इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ टॉपिक विच पॉलिसी मेकर्स हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू एंड नो स्टडी हैज बीन डन ऑन दिस सब्जेक्ट प्रॉपरली। तो भैया अभी तक जो है इस विषय पे ध्यान नहीं देते, इसके कारण समस्याएं होती हैं। लेकिन कट्टरता के जो विभिन्न स्वरूप है हमारे यहाँ वो मौजूद है, लेकिन उस पर जो है नीति निर्माताओं ने अभी तक ज्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं की। चल रहा है भाई, क्या जरूरत है, ठीक है ना। उसके अलावा है ना, मतलब ऐसी सोच है ना, चल रहा है, दंगा हो गया, फुर्सत हो गए, फिर निपटा देंगे, कोई चुनाव आएगा तो कोई किसी धर्म का नेता खड़ा हो जाएगा, कोई किसी धर्म का नेता खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही चुनाव हो जाएगा फिर चले जाइए, जरा देख लीजिए, हाँ दिखाई नहीं देंगे। चुनाव तक में बस उड़ते हैं वो धर्म वरम को लेकर, खुद कुछ नहीं मानते, ठीक है ना। मैकियावेली की आप किताब पढ़ेंगे ना, द प्रिंस, उसी का ज्ञान है सबके पास, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि राजा को धार्मिक होना नहीं चाहिए, लेकिन राजा को धार्मिक दिखना चाहिए। ये इतना बड़ा कैच है ना, इस चीज को अप्लाई करिए। किताबें ना बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आपको देती हैं, है ना। कुछ जो है सिलेबस के बाहर की भी चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे उसमें लिखा है कि राजा जो है किस तरीके का होना चाहिए? शेर जैसा साहसी और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। अब इन चीजों को अप्लाई करके देखिए आप। राजा मतलब जो हमारे यहाँ राजनेता है ना, राजा प्रजा उन्हीं को बोलता हूं मैं। प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, विधायक हो गए, ये क्या है? राजा, हम लोग प्रजा हो गए, है ना, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये कि बोलते धार्मिक होना नहीं चाहिए, लेकिन धार्मिक दिखना चाहिए, है, साष्टांग प्रणाम करते हुए दिखाई देना चाहिए लोगों को वहां पर, तो जनता के अंदर जाए। बहुत आध्यात्मिक आदमी है यार, ये तो बहुत आध्यात्मिक आदमी है, तो उस आध्यात्म के लिए एक दूसरे का गला काटने के लिए खड़े हो जाए आदमी, है ना, समझ रहे हो आप। तो यहां पर वही बताया जा रहा है, मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ट्राइड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलिज्म थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स, बट दीज इनिशिएटिव्स डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल। तो अभी तक इसमें जो है वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, वो आप लोग देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है, विच इज नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स
those who are affected by some form of bigotry but also prevents others from going this way। तो सीधी बात है, सबको जो लोग इससे प्रभावित है उनको बचाए जाने की जरूरत है और अन्य लोगों को भी इस रास्ते पर जाने से रोके जाने की आवश्यकता है। दिस पॉलिसी शुड फोकस ऑन एस्पेक्ट्स like person, family, religion and psychology, and through this there should be an effort to bring out a permanent change in the faith of a person affected by bigotry। भैया सबसे पहली चीज ये है कि देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस नीति के तहत सबसे पहले व्यक्ति परिवार। एक बात बताइए, सबसे पहला सोशल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है जिसके द्वारा जो है सारी वैल्यूज जो होती हैं, हमारा बिहेवियर जो होता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी जो है वो बनती है, वो आपका परिवार है, फैमिली है ना, मदर फादर है, देन आपका जो आपका घर है, परिवार है, वो पहली सामाजिक संस्था है जहां से आप सारी चीजें सीखते हैं। उसके बाद जहां जहां आपका इंटरेक्शन, स्कूल जा रहे हैं, प्ले ग्राउंड जा रहे हैं, सोसाइटी जा रहे हैं, तो ये सबके अंदर एक वैचारिक रूप से जो है परिपक्वता लाने की जरूरत है। उसी को तो अवेयरनेस बोल रहे हैं। तभी तो बोला जाता है कि यहां पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर हम बोलते हैं कि उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम क्यों उस जगह में जो है वहां पर, अरे ये तो नॉनवेज खाता है, इससे दूर रहो, हम ब्राह्मण हैं, अरे ये तो ये करता है, अरे फूड हैबिट्स हैं यार, फूड हैबिट्स है। अगर प्लेन एरिया है तो वहां अनाज उग रहा है तो वो लोग शाकाहारी हैं, जो आपके कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो फिश खाते हैं। तो ये फूड हैबिट्स अलग तरीके की चीजें। आईवीसी में तो ब्राह्मण जब कोई बाहर से आते थे लोग तो वहां पर खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था, मतलब गौ मांस खिलाया जाता था, स्पेशल जो आपके अतिथि आते थे। इन सब चीजों को धीरे धीरे हमारे यहाँ राजनीतिक रंग देके और एक दूसरे के जो मतलब अनुयायी हैं, पंथ के जो लोग हैं, आपके जो धर्म को मानने वाले विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच में जो है वो कट्टरता लाने के काम करने के लिए इस तरीके के मुद्दों को उठाया जाता है। यहां पर अवेयरनेस की जरूरत है। तो वही बोला जा रहा है कि यहां पर व्यक्ति, परिवार, धर्म, मनोवैज्ञानिक ऐसे पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हमारा करिकुलम है उसमें एथिक्स जो है वो सबसे लास्ट पीरियड में होता है। भैया एथिक्स यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में देना है तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या मतलब है एथिक्स का, आप बताइए। हम लोग तो नहीं पढ़ते, सबसे लास्ट पीरियड होता था। क्यों लास्ट पीरियड होता है? पहला तो मैथ्स का होगा, फिर साइंस का होगा। तो उन्होंने ही उसकी प्रायोरिटी जो है सेट कर दी। जो एथिक्स जैसी चीज है ना, जहां कानून खत्म होता है वहां से एथिक्स चालू होता है। आप लॉ कितने बना दो, क्राइम कम हो गए क्या? नहीं हुए। व्यक्तिगत स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर जब तक हमारे समाज में आदमी नैतिक नहीं हो जाएगा या फिर उसके अंदर जो है इस तरीके की अवेयरनेस नहीं आ जाएगी कि भैया सारी चीजें जो हैं वो उसमें सबसे प्रधान जो है मानवता है, मानवतावाद है ना, मानव मात्र से प्रेम है। इन सब चीजों की जब तक उनको जो है अवेयरनेस नहीं होगी साइकोलॉजिकल लेवल पे, तब तक जो है इन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता, है ना। तो वही बताया जा रहा है यहां पर, नॉर्मल सी चीजें आप देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो यहां पर क्वेश्चन है ये भारत अंतरराष्ट्रीय जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है उससे रिलेटेड है। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो आपका फेस्टिवल है, तो बताना कौन सा ट्रू है। पहला ये कि प्रत्येक वर्ष इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होस्ट मैनी इवेंट्स ऑफ फिटनेस, आर्ट, फैशन शो, रॉक कॉन्सर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये यहां पर लिखा गया है कि जो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एवरी ईयर इन द वेक ऑफ द हिमालयन चेरी ब्लॉसम। बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि शिलोंग में आयोजित होने वाला जो ये आपका इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो कोविड-19 के कारण क्या किया गया है, कैंसिल कर दिया गया। बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे से रिलेटेड है, वही जो यूनिसेफ की रिपोर्ट देख रहे थे हम लोग। तो इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 25 नवंबर। गलत है भैया, 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल टुगेदरनेस, अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड एंड इंप्रूविंग चिल्ड्रंस वेलफेयर। बिल्कुल ठीक बात है, बाकी सब चीजें ठीक है, सिर्फ डेट गलत दिया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है आपका। तो 20 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि आपका 25 नवंबर को। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया ना, डेट गलत दी गई थी। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन 20 नवंबर 1954 एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। बिल्कुल ठीक बात है, इस फैक्ट को याद रखा जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा है आपका यहां पर स्टेटमेंट को, जो आपकी थीम है इस बार वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की 2020 की, इज इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मींस इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा ठीक है, पहला बस गलत है। ओनली सेकंड एंड थर्ड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है सिस्मिक सर्वे कैंपेन से, ठीक है ना। तो इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि द सर्वे विल बी कंडक्टेड इन 5 ब्लॉक्स ऑफ
8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन द महानदी बेसिन एंड नियर बाय रीजन। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि द सर्वे विल बी कंडक्टेड अंडर द ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है ना, इसको अभी कवर किया था हम लोगों ने 2-3 दिन पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तीसरा ये कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने लॉन्च किया है सिस्मिक सर्वे कैंपेन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो नहीं भैया, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड और जो नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से रिलेटेड जो हमारे क्या है यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इसका आंसर आपका बी ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।